जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन, किचन सर्विस और एनिमल ट्रांसपोर्ट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम बिना समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी काहिरा मिस्र, ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी म्यूनिख जर्मनी। तो साथियों, आप लोग जल्द से बताएंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्या हो जाएगा? काहिरा मिस्र में किया गया था। काहिरा मिस्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बहुत सारे छात्रों का कमेंट्स आ रहा है कि सर 2022 का करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स थोड़ी ना हुआ। तो आपको बोला कौन है कि 2022 का जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसका प्रयोग हम जीके के तौर पे कर सकते हैं? तो आज बहुत सारे छात्रों का जो फ्री आईटीबीपी फ्री टेस्ट जो चल रहा है, मेगा टेस्ट, उसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो करंट अफेयर्स और जीके दोनों का सेम क्वेश्चन है, तो उसमें बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स सर 2025 का दीजिए। तो ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं लिखा गया है कि करंट अफेयर्स जो है हम 2025 का पूछेंगे। हम तो करंट अफेयर्स पूछ नहीं रहे, हम तो जीके पूछ रहे हैं। अब जीके 2022 का है तो क्या वो जीके नहीं हो सकता है? कौन बोल रहा है कि वो करंट अफेयर्स? हम तो उसको जीके के तौर पे पढ़ रहे हैं या पूछ रहे हैं। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि वो ये ना देखें कि 2022 का है और वो करंट अफेयर्स है। अब जब से ऑनलाइन एग्जाम का आया है तब से आप हमेशा ये देखें, खास करके एसएससी जीडी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। जो 2019 में करंट अफेयर्स था वो अभी जीके के तौर पे पूछा जा रहा है। 2022 में जो करंट अफेयर्स था वो अभी जीके के तौर पे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ाई सभी क्वेश्चन का करना है। जीके समुद्र है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा और क्या पूछेगा। तो इसीलिए जो भी छात्र मैसेज कर रहे हैं, कृपया करके वो मैसेज ना करें कि सर आप करंट अफेयर 2025 का दीजिए या 2022 का दीजिए या 2023 का दीजिए। ये जो ऑनलाइन टेस्ट, मेगा टेस्ट जो आईटीबीपी का किया जा रहा है, वो एक कुशल शिक्षकों के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। और विशेषकर हम बार बार बता रहे हैं, उसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे हिंदी का हो, वो विशेषकर एसएससी जीडी में 2019 से लेके 2025 तक विशेषकर एसएससी जीडी में सभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी जीडी में, खास करके एसएससी जीडी में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ें। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस का संबंध डैश से है? लिएंडर पेस का संबंध डैश से है, तो क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस का संबंध गोल्फ से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है या लॉन टेनिस से है? तो आप लोग को बताना है। तो लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी लॉन टेनिस आ रहा है उनका सही जवाब है। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1931। तो आप लोग को बताना है गांधी इरविन समझौता, कौन सा? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता जो है उसका 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मैसूर दशहरा। मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है। मैसूर दशहरा कौन सा? मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक,
ऑप्शन डी ओडिशा। तो आप लोग को बताना है मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है। तो मैसूर दशहरा कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। मैसूर दशहरा कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। इसमें क्या होता है कि हाथी को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा से सजाते हैं और इसका हाथी का जुलूस निकालते हैं। मैसूर दशहरा में मेनली क्या होता है, हाथी को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से सजाते हैं और इसका एक रंगारंग जुलूस हम लोग निकालते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के कौन सा आदमी है जो यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? ऑप्शन ए सुएला ब्रेवरमैन, ऑप्शन बी ऋषि सुनक, ऑप्शन सी अक्षता मूर्ति, ऑप्शन डी कमला हैरिस। तो साथियों आप लोग बताएंगे नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के कौन से आदमी है जो यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? तो क्या हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। कौन थे? सुएला ब्रेवरमैन जो थे वो भारतीय मूल के एक नागरिक हैं जो यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। कब तक? तो नवंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन डी 6। तो आप लोगों को बताना है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा को साझा करता है। तो क्या हो जाएगा भारत 2 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि वह 2 देशों के नाम कौन से हैं। 2 देश के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है और वह 2 देश कौन से हैं? 2 देश कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट्स करना है। आप लोगों को बताना है कि भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और वह 2 देश कौन से हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक है? हरित क्रांति जो है वो किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी मशीनरी। तो क्या हो जाएगा अनाज के निर्यात पर। किसके निर्यात पर? तो अनाज के निर्यात पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति जो था वो आयात पर किस पे? तो कपड़ा अनाज के निर्यात पर जो है ना वो आयात पे अनाज के निर्यात पर जो है वो निर्भरता क्या करता था? कम करने में सहायक था। अगला प्रश्न है उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिंदा खान को उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सारंगी। तो आप लोगों को बताना है उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से। किससे? सारंगी से है। कौन सा वाद्य यंत्र? तो सारंगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है? तो सारंगी से है। अगला प्रश्न है जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो, कहां का? तो राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जब राज्यसभा का पद जो है सभापति का पद खाली हो जाएगा तो उसका स्थान कौन लेगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो आप लोगों को बताना है जल्दी से कि जब राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाएगा तो उसके स्थान पे कौन उसका स्थान ले लेगा या उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो कौन करेगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। कौन करेगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 2010 से 2015,
ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2009 से 2014, ऑप्शन डी 2008 से 2013। तो आप लोग को बताना है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना वो 2007 से 12, कितना 2007 से 12 था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007 से 2012। वो क्या थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, किसका 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस भारतीय कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए, किसके लिए, छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए तपन कुमार पटनायक, ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण मोहंती, ऑप्शन सी गोपिका वर्मा, ऑप्शन डी अक्षम लक्ष्मी देवी। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से भारतीय कलाकार थे जो छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो तपन कुमार पटनायक, किसने जीता है, तपन कुमार पटनायक ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव में कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। एक हॉर्नबिल उत्सव है, कौन है, हॉर्नबिल उत्सव है, उसमें कौन सी जनजाति जो है अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी नागा, ऑप्शन डी गारो। तो आप लोगों को बताना है कि हॉर्नबिल उत्सव जो है उसमें कौन सी जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, नागा। कौन, नागा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हॉर्नबिल उत्सव में नागा जनजाति जो है वो अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है। ऑप्शन ए म्यांमार और नेपाल, ऑप्शन बी चीन, भूटान और नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आप लोगों को बताना है भारत के उत्तर पश्चिम में, कहां पे, उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ सीमा साझा करती है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत जो है उत्तर पश्चिम में क्या करती है, उसका सीमा लगता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो भारत का सबसे कम आबादी वाला तो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किसे स्पिनोज पुरस्कार, स्पिनोज पुरस्कार, कौन सा, स्पिनोज पुरस्कार, जिसको हम लोग कभी कभी डच नोबेल, क्या चीज, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, जिसको डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। जून 2023 में स्पिनोज पुरस्कार, कौन सा, स्पिनोज पुरस्कार, स्पिनोज पुरस्कार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डच नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जातिया गुप्ता, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी माधवी पुरी बूच, ऑप्शन डी एम गौरवी रेड्डी। कौन, एम गौरवी रेड्डी। तो आप लोगों को बताना है कि 2023 में स्पिनोज पुरस्कार, अब स्पिनोज पुरस्कार को हम लोग डच नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, से किससे सम्मानित किया गया है। तो जाइता, कौन, जाइता गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही जवाब है। जाइता गुप्ता को वर्ष 2023 में, और वर्ष 2023 में कब, तो जून 2023 में, जून 2023 में
डच नोबेल, क्या चीज, डच नोबेल पुरस्कार से, डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डच नोबेल पुरस्कार को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पिनोज पुरस्कार भी, डच नोबेल पुरस्कार को स्पिनोज पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी ईसाई। तो आप लोगों को बताना है भारत में किस धर्म की जनसंख्या जो है वो क्या है, बहुसंख्यक है। तो हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है भारत में क्या है, वो बहुसंख्यक में है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी मस्की, ऑप्शन डी गिरनार। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा शिलालेख है, मौर्यकालीन शिलालेख है जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कंधार नहीं है, कौन है, कंधार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कंधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। कहां पे, कंधार अफगानिस्तान में है। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन, तो क्या हो जाएगा, कंधार जो है ना वो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 1। तो क्या हो जाएगा, कौन सा भाग जो है तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो भाग 4 जो है ना वो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और क्या है, कौन सा भाग संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? तो क्या हो जाएगा, भाग 4 का संबंध जो है ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। भाग 1, 2 का नहीं है, भाग 3 का नहीं है और भाग 1 का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, भाग 4 का संबंध जो है क्या है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1999। तो आप लोगों को बताना है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में। कब किया गया, 1949 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1949 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2026 एशियाई खेल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 एशियाई खेल का मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आप लोगों को बताना है कि 2026 का एशियाई खेल का जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। 2026 एशियाई खेलों का जो मेजबानी है ना वो जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। तो चलिए साथियों, बस ये आज का आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आया होगा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीबीपी मेगा टेस्ट होली के कारण जो है ना ये संडे को नहीं चला और कुछ काम चल रहा था जिसका ये वीडियो नहीं आ रहा था। अब हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो आप लोगों को रेगुलर मिलेगा और संडे से जो है वो मेगा टेस्ट भी जो है वो रेगुलर चलेगा। तो जो भी छात्र को आईटीबीपी मेगा टेस्ट देना है तो वो जल्दी फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और आईटीबीपी मेगा टेस्ट से जुड़िए। धन्यवाद।